मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर, झारखंड। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत की शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आज का टॉपिक है शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन 1964-1966, कोठारी कमीशन। आयोग की नियुक्ति के कारण और उद्देश्य। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 के अपने प्रस्ताव में आयोग की नियुक्ति के कारण और उद्देश्य अग्रलिखित शब्दों में अंकित किए, जिसका वर्णन हम लोग आगे करेंगे पॉइंट वाइज। नंबर 1 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार ने देश की परंपराओं और मान्यताओं तथा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयत्न किया है। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए हैं, पर शिक्षा प्रणाली का विकास समय की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अब भी विचार और कार्य, थॉट एंड एक्शन में भारी अंतर दिखाई देता है। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा ही लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता संभव है। हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। इस जांच के फलस्वरूप ही संतुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास संभव होगा और ऐसी ही प्रणाली से राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों का पूर्ण योग मिलेगा। दूसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत ने राष्ट्रीय विकास के एक नवीन युग में प्रवेश किया है। इस युग में उसके लक्ष्य हैं शासन और जीवन के ढंग के रूप में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, सेकुलर डेमोक्रेसी की स्थापना, जनता की निर्धनता का अंत, सबके लिए रहन सहन का उचित स्तर, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का तीव्र विकास, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग तथा परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों के साथ इसका सामंजस्य, समाजवादी ढंग से समाज की रचना और उसके फलस्वरूप धन का उचित वितरण और शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए सबको अवसरों की समानता। इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब परंपरागत शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। तीसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से सब स्तरों पर शिक्षा का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है, पर इस विस्तार के बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के प्रति व्यापक असंतोष है। जैसे अभी तक 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। निरक्षरता की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सका है।
माध्यमिक और उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों का विभिन्नीकरण की योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी अधिक हो गई है और दूसरी ओर अनेक उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्तियों का अत्यधिक अभाव है। शिक्षकों के वेतन और सेवा प्रतिबंधों में वांछित परिवर्तन नहीं हुआ है और शिक्षा की अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं अभी तक उग्र विवाद के विषय बनी हुई है। शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है पर गुणात्मक नहीं। इसके अतिरिक्त शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सका है। फोर्थ है, भारत सरकार की इस बात का पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण का आधार है। देश का जितना हित शिक्षा से हो सकता है उतना किसी दूसरी वस्तु से नहीं। अतः सरकार ने शिक्षा का प्रतिष्ठापन करना निश्चय किया है। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सब साधनों का उपयोग करने का भी निश्चय किया है। यह केवल उत्तम और प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर किया जा सकता है। अतः सरकार ने शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिक से अधिक बल धन व्यय करने का निश्चय किया है। पांचवा है, शैक्षिक विकास के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जानी वांछनीय है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव डालते हैं। विश्वविद्यालयों को तब तक शिक्षा के शक्तिशाली और प्रगतिशील केंद्र नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि उत्तम माध्यमिक स्कूल न हो, और माध्यमिक स्कूल उत्तम तभी होंगे जब प्राथमिक विद्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा तथा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की न कि कुछ अंगों की जांच की जानी आवश्यक है। पिछले समय में अनेक आयोगों और समितियों ने शिक्षा के विशिष्ट अंगों और क्षेत्रों का अध्ययन किया है। इसके विपरीत अब शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का एक इकाई के रूप में सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सरकार ने अपने बताए हुए कारणों को ध्यान में रखकर और भारतीय शिक्षा में ऊपर लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा आयोग को नियुक्त करने का निश्चय किया। आयोग की नियुक्ति। अपने निश्चय के अनुसार भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के प्रधान प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 14 थी। इनमें से 9 भारतीय थे और 5 विदेशी थे। आयोग का उद्घाटन समारोह 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। उस अवसर पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने संदेश में कहा, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कमीशन शिक्षा के सभी पहलुओं, प्राथमिक, विश्वविद्यालय और टेक्निकल की जांच करे और ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। It is my earnest desire that the Commission will survey all aspects of education, primary, secondary, university and technical, and make recommendations which will lead to improve our educational system at all its level. President S. Radhakrishnan.